लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के रूप में हुई, जो बेसिक आइडिया पर बेस्ड है कि आप जो सोचते हैं और जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रेज 1877 में पहली बार सुनाई पड़ता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको पॉपुलर बनाने में 19वीं सेंचुरी के न्यू थॉट मूवमेंट का बड़ा योगदान है। ये कॉन्सेप्ट 20वीं सदी में और पॉपुलर हुआ जब नेपोलियन हिल ने अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इसको डिटेल में डिस्कस किया। 2006 में रोंडा बर्ने की किताब और डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट आई, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना दिया। इस किताब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों में इंट्रोड्यूस किया और लोगों में इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ये सब बातें हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के बाद चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है हर्ष और मेरे साथ जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अधिक विस्तार से। हमने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हिस्ट्री को जाना था और हमारे पहले सवाल को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वेस्टर्न लोगों ने ही बताया? इससे पहले हमको इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत तो 1877 से ही हो चुकी है और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस नियम ने तभी से काम करना शुरू किया है। यूनिवर्स के नियम हमें देर से समझ आ सकते हैं, पर ये नियम तो हमेशा से काम कर रहे होते हैं। अब ग्रेविटी का इन्वेंशन तो 18वीं सदी में हुआ। अब इससे पहले हम इधर उधर बिखरे हुए तो नहीं थे। और हाँ, जो मैंने इतिहास बताया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली इन शब्दों का इतिहास है, इस नाम का इतिहास है, इसके काम का नहीं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में तो पहले भी लोगों ने अंदेशा दिया ही है, बस पर्टिकुलर इसका नाम देकर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जो काम वेस्टर्न लोगों ने बखूबी किया है। और भारतीय सभ्यता के भी कई पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन फिलोसफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट प्राचीन समय से ही कुछ रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें वैसा डायरेक्टली नाम नहीं दिया गया है जैसा आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम सुनते हैं। यहाँ के दर्शन शास्त्र में ये विचार पाया जाता है कि आपके विचार, आपके कर्म, आपकी आत्मा की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इंडियन फिलोसफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अलग अलग रूपों में मिलता है, जिसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कर्म सिद्धांत। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह आइडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि आपके थॉट्स और इंटेंशन आपकी रियलिटी को बनाते हैं। कर्मा का सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों का असर हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। यह सिद्धांत इस बात को रेनफोर्स करता है कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और गुड डीड्स में बिलीव करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस या सती का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपने विचार, भावनाओं और कर्मा पर पूरी तरह से कॉन्शियस रहने की बात की गई है। अगर आप अपने विचारों और फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल और ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन के अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रिंसिपल से रिलेटेड है। उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि का महान विचार है, जिसका मतलब है मैं ब्रह्मा हूँ। यह आत्मा और यूनिवर्स के एक तत्व को दर्शाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ब्रह्मांड के साथ एक रूप में करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी आप जो भी सोचेंगे और मांगेंगे वो आपके पास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मुंडका उपनिषद में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसा आपका नजरिया होता है वैसा ही आपका संसार बनता है। ये सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। संकल्पना का कॉन्सेप्ट भी इंडियन फिलोसफी में इंपॉर्टेंट है। संकल्पना एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या रिजोल्यूशन होती है जो आप अपने मन में रखते हैं और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। योगा और मेडिटेशन के प्रैक्टिस में भी आपके माइंड को कंट्रोल करने और पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान देने की बात कही गई है। पतंजलि के योगा सूत्र में भी ध्यान के जरिए अपने माइंड और डिजायर्स को कंट्रोल करने की बात की गई है। इन सभी भारतीय ग्रंथों के अलावा हम इंडियन फिलोसोफर्स और संतों को भी स्टडी करें तो स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, ओशो जैसे कई संत आए जिन्होंने इस नियम के कॉन्सेप्ट का जिक्र बखूबी किया था। ये तो मैंने इंडियन फिलोसफी और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के कुछ उदाहरणों को पेश किया है। अगर हम भारतीय इतिहास के सभी ग्रंथों को उधेड़ कर देखेंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इन सभी कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि इंडियन फिलोसफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडामेंटल आइडियाज प्राचीन समय से ही प्रेजेंट है, बस उनको अलग अलग रूप में एक्सप्रेस किया गया है। वेस्टर्न लोगों की ये खास बात रही है कि वो एक छोटे से आइडिया को भी सरल तरीके से पेश कर देते हैं, उसे आसान शब्दों में और प्रेजेंट में जैसे लोग हैं, उनकी सोच है, लैंग्वेज है, उस लहजे में कन्वर्ट करके समझने लायक बना देते हैं और नया करके हमारे सामने परोस देते हैं और लेबल अपना लगा लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, अभी तो भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में कई ऐसे नियम मौजूद है जिनकी गहराइयों को समझना बाकी है। अगर हम भारतीय दर्शन जानने की कोशिश करें तो हमें बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसका आज के युग के लिए सच में इम्पोर्टेंस है।
अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सच और झूठ के बारे में भी वीडियो चाहिए कि ये नियम सच में काम करता है या नहीं, क्योंकि कई काबिल लोगों ने इस नियम का अनुभव किया है और इसे सच बताया है, वहीं कई लोगों ने इसे नकारा भी है। अगर इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बी क्यूरियस विद हर्ष।